जनाब निज़ाम साहब, डॉक्टर खालिद अलवी साहब, डॉक्टर हुसैन रज़ा साहब, सलीम तारिक साहब, हसन महमूद कासमी साहब, मोजिम अली साहब, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। इतने बड़े नामचीन लोगों के बीच आपने मुझको यहाँ पे बुलाया। पहले तो मैं राजस्थान उर्दू अकादमी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जहानी साहब अख्तर साहब पे उन्होंने इतना बड़ा ये आयोजन किया और लगातार कुछ न कुछ अकादमी यहाँ पे करती रहती है, देख के अच्छा लगता है। उसके बारे में मोजिम अली साहब ने खुद विस्तार से शुरू में बताया ही है और आप लोग सब जानते हैं कि अकादमी यहाँ पे क्या कर रही है। लेकिन मुझको ये समझ नहीं आया कि मुझको यहाँ क्यों बुलाया, क्योंकि मैं अदब का आदमी नहीं हूँ और बताया कि मैं जर्नलिज्म का आदमी हूँ और वाइस चांसलर एक यूनिवर्सिटी का हो, चार का, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं एक का ही हूँ, दो का मेरे पास में चार्ज है, हालांकि काम तो उनका भी देखना होता है। पर बहरहाल उनकी ज़रा नवाजी है कि उन्होंने मौका दिया कि मैं और लोगों के सुन सकूं। सोचते होंगे शायद ऐसे ना आ पाऊँ तो शायद इसी तरह से आ जाऊं, तो मैं आ गया। निज़ाम साहब को सुनने का हमेशा, उनसे कितना करीब 40 साल से ज़्यादा जानता हूँ। बीकानेर में जब मैं पढ़ता था तभी से नंदकिशोर आचार्य जी यहाँ हैं, उनसे भी बहुत सीखा है। तो आम तौर पे तो रिवायत ये है कि नेताओं को बुलाया जाता है, मंत्रियों को बुलाया जाता है, उस रिवायत को तोड़ना नहीं चाहिए। शायद मोजिम साहब ने सोचा हो कि थोड़ा इसमें तब्दीली की जाए, कुछ इसको बदलाव हो। कोई अच्छा बदलाव नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो जो बोलना शुरू करते हैं तो फिर काफ़ी देर बोलते हैं और पढ़ाते हुए उनको 1 घंटा तो कम से कम बोलना है ही। और अगर मैं 3 यूनिवर्सिटीज़ का हूँ तो मैं 3 घंटे भी बोल सकता हूँ पर मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मेरे पास कुछ कहने को है नहीं। दो चार चीज़ें ज़रूर, चूँकि बुला लिया है और कुछ करना चाहिए। थोड़ा उर्दू में उर्दू तो नहीं पढ़ सकता हूँ, बल्कि अभी मैं मोजिम साहब जब आए तो मैं बता ही रहा था कि मैंने हमारे यहाँ हुसैन साहब हैं, उनको कहा कि मुझे आप कम से कम रस्मुल ख़त तो सिखाई दीजिए, क्योंकि मैं नागरी में तो बहुत पढ़ने में रुचि रखता हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि नागरी में, हिंदी में उर्दू अदब की बहुत कदर है, बहुत छपा है। और ये थोड़ी शायद अफसोस की बात भी हो सकती है कि उर्दू में उतना हिंदी साहित्य नहीं छपता है जितना कि हिंदी में उर्दू साहित्य छपा है। तो मैं इसमें उर्दू हिंदी का झगड़ा नहीं खड़ा करना चाहता हूँ, पर ये हकीकत है। आपको अब इसके कुछ दूसरे ऐतिहासिक कारण भी हैं जो उर्दू के साथ में जो सलूक हुआ, और ख़ासकर बंटवारे के बाद और उर्दू के पाकिस्तान में वहाँ की राष्ट्रभाषा बनने के बाद, तो यहाँ पे उर्दू के साथ में सौतेला बर्ताव हुआ और उर्दू जो है उसको किसी रूप में उस तरह का सम्मान नहीं मिला जो जगह जगह पे सरकार के द्वारा हिंदी को मिला। तो खैर ये तो अभी मैं उस राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि हिंदी का चूँकि प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ, राजभाषा देश की हो गई, और चलन में चूँकि हिंदी बढ़ती चली गई और हिंदी में उर्दू का साहित्य बहुत आया। आपको बड़े बड़े दीवान जो हैं फैज़ के, जो मैंने हिंदी में पढ़े हैं, ज़ाहिर है कि मैं उर्दू नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन मेरे पास में, तो मैंने मोजिम साहब जब आए तो मैंने इनको कहा कि मेरे पास में एक जहानिसार अख्तर साहब की भी बड़ी किताब थी, जिसमें कई तरह के उनकी शायद उर्दू की कई किताबों का एक संकलन था। पर अब जब आप मुझे बुला रहे हैं तो मुझे कुछ दोबारा उनको पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने मुझको जो किताब भेजी वो अख्तर साहब के
फिल्मों के लिए लिखे हुए गानों की किताब जयपुर में वही मिल पाई होगी। तो ये एक दुर्भाग्य की बात ही है कि हम लोग, ठीक है, जिसे हमें रोज़गार कहते हैं, उसके लिए बहुत से लोग साहित्य के मुंबई, तब बम्बई थी, जाते रहे, और लिटरेचर का, अदब का और सिनेमा का बहुत गहरा रिश्ता रहा है। और बहुत से नाम, खासकर उर्दू के, तो क्योंकि हम सब जानते हैं कि जिसको हिंदी फिल्में कहते हैं वो तो मूलतः उर्दू के जो अफसाना निगार थे, जो डायलॉग्स लिखने वाले लोग भी थे वो भी उर्दू के थे, जो शायरी जिनकी इस्तेमाल होती थी वो भी उर्दू के थे, बल्कि जो मौसीकी जिनकी थी वो भी उर्दू के लोग थे। तो उसको हिंदी फिल्में हमने कहा है, वो उर्दू फिल्में हैं मूलतः, और उसमें हमें खुशी और बल्कि गर्व चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो है वो इस तरह से उर्दू को कम से कम सिनेमा ने काफ़ी मुद्दत तक बचा के रखा। तो जो लोग गए सिनेमा की दुनिया में और जिन्होंने अपनी शायरी, अपना साहित्य, अपने अफसाने और डायलॉग्स वगैरह जिस तरीके से भी उसमें योगदान किया, लेकिन खाली उतना काम नहीं है, काम तो दूसरा भी था। लेकिन जो मैंने दुर्भाग्य शब्द का इस्तेमाल किया कि फिर पहचान सिनेमा से होती है, क्योंकि सिनेमा तो काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुंचता है साहित्य के मुकाबले, और इसलिए लोग पहचानने लग जाते हैं साहित्य से। अब हरिवंश राय बच्चन को लोग उनकी कविता के लिए नहीं पहचानेंगे, अमिताभ बच्चन के बाप के रूप में पहचानने लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ है कि जानिसार अख्तर सिनेमा के लिए लिखते थे, इसमें तो कोई शक नहीं है, बल्कि उन्होंने मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जिन लोगों ने वक्त दिया होगा सिनेमा को, उनमें वो एक रहे। और इससे एक लोकप्रियता तो चाहे बढ़ जाती होगी, पर मैं ये मानता हूँ कि उसे नुकसान ये होता है कि जो सचमुच जो उनका गंभीर काम है, जो उनका सचमुच जो अदब को योगदान है, वो थोड़ा बहुत उस पर छाया आ जाती है, वो ढक जाता है, उसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं जाता है। जैसे किताब जयपुर में मिली, तब वो किताब तो ढूंढना मुश्किल होगी, लेकिन उनके मुझे घेर लेते निगाहों के साए, तो शायद निगाहों के साए उस किताब का नाम है, निगाहों के साए। तो उसमें सारे सिनेमा के गाने लिखे हुए हैं। तो सिनेमा में लिखे हुए सारे गाने ख़राब हों ऐसा तो नहीं होता, पर फिर भी सिनेमा की मजबूरियाँ होती हैं। बहुत से लोग सिनेमा में गए और बाद में लौट के भी आ गए, क्योंकि हिंदी के लोग भी जो हैं गए हैं, और लोगों ने चूँकि ताने मारे, और सिनेमा की हकीकत लोग जानते थे कि सिनेमा में जाने वालों को पैसे के लिए या अपनी रोज़गार के लिए लिखना है, तो कहानी सुन करके, सिचुएशन सुन करके जैसा कहा जाए वैसा लिखना पड़ता है। खयाम साहब ने कहा है कि जानिसार अख्तर साहब जो हैं वो खूब दिन भर लिखते थे, और जितनी बार कहें दोबारा भी लिख के लाते थे। सुन के या पढ़ के कुछ अच्छा नहीं लगता है कि एक शायर को पैसे के लिए, अपने गुजर के लिए इस तरीके से लोग इस्तेमाल करें, लेकिन ये सच्चाई है। और साहिर जैसे शायर जिनके बारे में कभी तो लोग कहते थे कि इन दोनों का दोस्ताना जो था कि अख्तर साहब भी शायर साहब की शायरी लिखते थे, अभी तो मैं तो नहीं मानता हूँ, लेकिन इस तरह की चीज़ें बहुत अदब में गपशप चलती रहती है। लेकिन साहिर साहब ने जो लिखा, वो साहिर साहब बहुत गंभीर चीज़ें लिखते थे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो साहिर साहब को जो लिखी हुई तो थी, उन्होंने अपने अदब के लिहाज से, लेकिन उनको सिनेमा में भी इस्तेमाल किया गया, और बाद में उसमें उन चीज़ों को उनमें तरमीम की गई, उनको बदला गया। जो फिल्म थी कभी कभी, उसके नज़्म में कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, तो उसमें तलखियाँ किताब हिंदी में बहुत पहले छप गई थी, कोई 45 साल पहले, क्योंकि मैं बीकानेर में था तब मेरे पिताजी के पास में थी। तो उसमें एक लाइन आती थी कि इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर। वो खलाओं को जब हमने सुना तो फिल्म में तो अंधेरों कर दिया गया था। इसी तरीके से आप निजाम आचार्य जी बता रहे थे कि तकसीम किसी नज़्म में शब्द था, तो वो तकसीम की जगह पर तकमील को जो है वो, तो वो भी
उसमें बदल दिया गया, क्योंकि वो तो ये मान के चलते हैं कि जिन लोगों तक पहुंचना है उन तक ये शायद न पहुंचे, लेकिन फिर भी उर्दू की बहुत सी शायरी जो मैं कहूँगा कि नहीं बदली गई। रज़िया सुल्तान में भी जो लिखा अख्तर साहब ने, उसको चूँकि ये बनाने वाले पर भी निर्भर करता है कि कौन फिल्म बना रहा है और कितनी मतलब उसको अदब के प्रति उसकी इज्जत है, तो लोगों ने नहीं भी बदला है। पर जो मैं कहना चाह रहा था वो चीज़ ये थी कि जिन्होंने सिनेमा के लिए लिखा, उन्होंने जो सिनेमा के अलावा जो काम किया वो काम ढक जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जा पाता। एक बात तो ये है। और दूसरी जो चीज़ ये है कि जो उनकी, जो मुझको मैं चाह रहा था कि कुछ चीज़ें याद आएँ, और मैं जो कि उस वक्त जब उनको दिल्ली में रहते हुए, क्योंकि मैं यहाँ तो 2 साल पहले आया हूँ और करीब 32 साल बाद मैंने 1987 में जयपुर छोड़ दिया था। फिर मैं बीकानेर गया और बीकानेर से फिर मैं चंडीगढ़ होते दिल्ली गया। तो मेरी अपनी जो किताबों का जखीरा है वो दिल्ली में ही रखा हुआ है। तो मुझे अख्तर साहब की छोटी बहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। ये मैं कुछ उसमें जब अच्छा लगता है तो उसमें कागज़ लगा देते हैं, अगर रखे होते तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे उनका उल्लेख करना चाहता था। और हर शख्स का, हर व्यक्ति का अपनी अपनी पसंद होती है। जैसे मैं बता रहा था कि निज़ाम साहब को 40 साल से ज़्यादा हो गया मैं जानता हूँ, और मुझको अभी तक इनकी एक गज़ल पूरी याद है कि कल कल करके गुजरता जाए, अपने वादे से मुकरता जाए, एक नदी है कि रुकती ही नहीं, एक तूफ़ान ठहरता जाए। तो इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो मुझको याद रहती थी फैज़ साहब की। बल्कि अहमद फराज साहब, उनके साथ एक बार मेरा जाना हुआ काठमांडू। तो और एक बड़ा संयोग की बात है कि जो छोटी बहर की जो चीज़ें मुझको, चाहे फैज़ साहब की हों चाहे जानिसार अख्तर साहब की हों, निज़ाम साहब को मैं शरीक नहीं कर रहा हूँ, ये इसमें अपवाद हैं, इसलिए नहीं कि सामने बैठे हैं। वो लोग पढ़ते बहुत ख़राब थे, जिनके मैं नाम आपको हवाले दे रहा हूँ। तो मैंने तो अख्तर साहब को तो सुना नहीं, उनके बारे में तो पढ़ा ही है, लेकिन फैज़ साहब की तो मैं पाकिस्तान मेरा कई बार जाना हुआ, क्योंकि मैं साफमा का वाइस प्रेसिडेंट था, उसका हेडक्वार्टर लाहौर में है। तो कराची में मेरे दोस्त हमीद हारून, जो डॉन के मालिक हैं, उनकी बहन डॉक्टर शौकत, आप जानती हैं सभी लोग कि वो फैज़ साहब की दोस्त थी, और बाद में उनका जो वहाँ यतीम खाना था कराची में, वो उसके प्रिंसिपल भी रहे। और जब डॉक्टर शौकत का इंतकाल हुआ तो उन्होंने जो मरसिया लिखा था, वो मरसिया बहुत ही मार्मिक माना जाता है। चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई का, उनके लिए लिखा था। बहरहाल तो उन्होंने मुझको वहाँ पे एक ख़जाना सौंप दिया कराची में। उनके घर में जब फैज़ साहब ने जो उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ में चीज़ें सुनाई, तो उसका एक सीडी बना के दी। मेरे ख्याल में कोई 100 उसमें गज़लें और नज़में होंगी। तो निज़ाम साहब को मैंने कई साल पहले कहा था कि मैं इसकी सीडी दूंगा, मुझे लगा मैंने दे दी। आज उन्होंने कहा कि तुम खाली वादा करते हो, देते नहीं हो, तो अब मैं इनको दे दूंगा। बहरहाल तो उसमें वो जो चीज़ें वहाँ पढ़ते हुए भी लगता है कि फैज़ साहब कितना खराब पढ़ते थे। तो असल में और किसी ने कहा है कि मन करता था उनको सुनते हुए कहें कि भी किसी और से पढ़वा दें तो ज़्यादा अच्छा हो, और बहुत से लोगों ने अच्छा उनको पढ़ा भी है, अच्छा उनको गाया भी है। तो इसी तरीके से जो अहमद फराज साहब थे, उनको भी जब काठमांडू, मैं तो सफ़र में उनके साथ में था, तो किसी शाम, बल्कि रात ही कहना चाहिए, और रात तो काफ़ी शायद सुबह शायद नहीं हुई होगी, तो लगभग हो ही गई होगी, रात भर वो सुनाते रहे। लेकिन वो भी लगता था कि अनबने ढंग से सुना रहे हैं। सुना है कि बोले तो मुँह से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो लगता नहीं था कि फूल झड़ रहे हैं, मतलब वो लगता था कि सब कुछ मुरझा गया है और इस तरह का। तो जानिसार अख्तर साहब जो हैं, उनका भी जो छोटी बहर की चीज़ें बहुत अच्छी थी, पर मैंने जब पढ़ा कहीं पे कि पढ़ते बहुत ख़राब थे, तो मुझे लगा चलो गनीमत है मैं उनके दौर में वहाँ पे नहीं था और मैंने सुना नहीं। उर्दू की जो शुरू में मैंने बात की, आखिर में एक ही बात करना चाहूँगा कि ये जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उर्दू की जो स्क्रिप्ट है, रस्मुल ख़त, उसको किसी तरीके से सीख सकूँ, और मुझको कोई जयपुर में सिखाने वाला नहीं मिल पा रहा है। और एक मैंने हुसैन साहब को बड़ा मुश्किल से कहा है कि मैं थोड़ी मेहरबानी कीजिए, तो
तो थोड़ा इस तरफ कोशिश होनी चाहिए कि ये मतलब उर्दू को लेके सरकार ने जो किया नहीं किया वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन उर्दू के लिए उर्दू वाले क्या कोशिश कर रहे हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू सीखें, उर्दू पढ़ सकें। अगर मैं चाह रहा हूं, क्योंकि आपने कल जिक्र किया था कि गोपीचंद नारंग साहब की, वो तो गोपीचंद नारंग साहब की किताब मेरे पास में है, बल्कि एक किताब बाद में मैंने और मंगा ली। अब किताब पढ़ कर के ज़ुबान जो है वो सीखी नहीं जा सकती है। बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे कितनी ज़ुबानें सीख लेते हैं, और कभी भी हम उनको व्याकरण भी सिखाते नहीं हैं। ये चीज़ें सीखी जा सकती हैं, सिखाई नहीं जा सकती हैं। तो कोई सीखना चाहे तो उनकी मदद करने के लिए कोई ऐसे ठिकाने होने चाहिए, मेरे ख्याल में है नहीं। ये थोड़ी मुश्किल है कि उर्दू के लिए आप इतने बड़े आयोजन करें, और अच्छी बात है कि उर्दू, और मकसद तो ये होता है कि ज़्यादा लोग उस अदब से वाकिफ़ हों, ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, लेकिन पढ़ कर के और लोग उस तरफ जाएं, इसकी कोशिश किस तरह से हो। उसमें एक कोशिश ये भी हो सकती है कि उर्दू सिखाने का सिलसिला जो है उन लोगों को भी, जो जैसे आप देखिए कहाँ दूर मुल्कों से लोग आते हैं और अपने मुल्कों की ज़ुबानें दिल्ली में सिखाते हैं, फ्रांस, जर्मन, उन सब के ऑलियंस फ्रांस से। अब वो सिर्फ फ्रेंच सिखाने के लिए एक संस्थान है जो अपना काम कर रहा है। तो लोग इतने दूर मुल्कों की ज़ुबानें दिल्ली में सिखाएं, जयपुर में सिखाएं, चंडीगढ़ में सिखाएं, और उर्दू जो हमारी अपनी यहीं पे जन्मी, यहीं पे पली पुसी बड़ी हुई ज़ुबान, और हिंदी और उर्दू में कोई फासला तो है नहीं। मैं पाकिस्तान जब गया, मैं उर्दू नहीं जानता हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, और इतना ही है कि जैसे थोड़ा सा छोंक लगाना हो और आप बोल दें हाज़रीन व हजरात, तो आपको लगे थोड़ा बहुत इसको आता होगा, इतना ही है। पाकिस्तान से भी हमारे दोस्त आते हैं तो अच्छा आपकी पत्नी वो पत्नी कह के बताना चाहते हैं कि हमको हिंदी, पर हिंदी उनको उतनी आती है जितनी हमको उर्दू आती है, शायद थोड़ी ज़्यादा ही आती होगी वो तो। लेकिन मैं जब भी पाकिस्तान गया हूँ तो मुझको कितनी बार सुनने को मिला, माशाल्लाह आपकी उर्दू बहुत अच्छी है। तो असल में उर्दू का व्याकरण, क्रियापद तो हिंदी के एक ही हैं। आता हूँ, जाता हूँ, खाता हूँ, सोता हूँ, वो तो दोनों ज़ुबानों में एक है। और कितने ही अल्फाज ऐसे हैं जो हम लोग हिंदी में आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हिंदी की जगह मैं जब कहता हूँ तो उर्दू भी आप कह सकते हैं, और मालूम नहीं चलता है। आप सड़क चलते किसी शख्स को पूछें कि आदमी, औरत, बच्चा, मकान, दुकान, बरामदा ये कौन से, तो कहेंगे हिंदी के हैं, जबकि इनमें एक भी संस्कृत से आया हुआ तो नहीं है। कुछ संस्कृत भी लफ्ज़ जो है वो हिंदी से आया हुआ नहीं है। आजकल ये RSS वाले जो बार बार है ना कि वो हिंदी 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 करते हैं, तुमको हिंदी को तो नाम बदल दो, नहीं तो हिंदी तो है ही नहीं हिंदी का। हिंदी भी जो है वो अरबी का है या फारसी का होगा। तो और एक बार फिराक साहब ने, उनकी जो किताब है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने बहुत ही दिलचस्प एक फेहरिस्त बनाई है, ऐसे जिसको हम हिंदी में युग्म कहते हैं, जॉइंट वर्ड जो होते हैं, और वो लंबी फेहरिस्त है कि किस तरीके से इस तरह के जो शब्द हैं वो हमारे यहाँ पे चलन में हैं, हिंदी में कहिए, उर्दू में कहिए। उसमें एक जो है वो लफ्ज़ तो है अरबी, फ़ारसी, तुर्की, पश्तो का, और दूसरा है संस्कृत का, जैसे शादी ब्याह, थानेदार, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर वगैरह। लंबी उन्होंने सूची बना रखी है कि आप उर्दू हिंदी का झगड़ा खड़ा करते हैं। ये इस तरह के शब्द हैं जो हम लोग एक साथ मिला करके ही बोलते हैं। जब शादी ब्याह कोई कहता है तो उसमें भूल जाता है कि ये शादी जो है ये संस्कृत का शब्द नहीं है, और विवाह जो है वो उर्दू वाला नहीं सोचता है कि कहाँ का है शादी ब्याह। और इसी तरीके से कितने ही शायरी में लोगों ने, जो उर्दू शायरी में, चूँकि मैं नागरी में ही पढ़ता हूँ, पर कई शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत के हैं। वो मिर्ज़ा गालिब में भी मिल जाते हैं, जब वो दुख की दवा करे कोई। और इसमें मैं जब अभी आपने किताब ला के दी तो मैं जान निसार अख्तर साहब के जो सिनेमा वाले गाने पढ़ रहा था, उसमें एक जगह सभ्यता शब्द भी इस्तेमाल उन्होंने किया हुआ है। और भी बहुत से मतलब ये कोई कहने की बात नहीं है कि फिराक साहब ने तो जितना फिराक की जो रूप की रुबाइयाँ हैं उसमें तो इतने हिंदी के शब्द मिलेंगे कि मतलब मुश्किल है। और हिंदी उर्दू, मैंने वही कहा कि लाइन लकीर खींचने की बात नहीं है। फिर भी मैं इसका हकदार कतई नहीं था कि आप मुझको उर्दू के किसी सेमिनार में इसके लिए बुलाते, फिर भी आपने बुलाया और मैं आया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इज्जत बख्शी, और पर मैं सुनने के लिए के बहाने आया, इसलिए मुझको अब उसका मौका मिलेगा और मैं सुनूंगा। आपका सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया।